हेलो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। इट मींस इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय यू। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी इज ए स्टोर्ड एनर्जी। जो हमारे अंदर स्टोर्ड एनर्जी है हम उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो इट इज मेड अप ऑफ, इंटरनल एनर्जी इज मेड अप ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों एनर्जीज को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो ये हमारी स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन है, क्योंकि ये डिपेंड करती है केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में। इसका पाथ से कोई कंसर्न नहीं है। दूसरा जो इंटरनल एनर्जी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मींस डिपेंड अपॉन टोटली क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो भी किस पे डिपेंड करता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि कितना मैटर है हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग ही स्टोर्ड एनर्जी होगी। स्टोर्ड एनर्जी अगर हम बात करते हैं, हम कैसे मॉनिटर करेंगे कि ये स्टोर्ड एनर्जी है? तो एनर्जी अगर ट्रांसफॉर्म हो रही है टू द सिस्टम, एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम बाय हीटिंग इट। अगर आप किसी चीज को हीट कर रहे हो और उससे जो आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने से क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है, क्योंकि एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रही है। और इससे क्या हो रहा है? हम कंफर्म कर सकते हैं कि स्टोर्ड एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सेकेंड, हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी को? सेकेंड जो हमारा कॉन्सेप्ट है, तो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम बाय कूलिंग। पहले हमने देखा बाय हीटिंग इट, और जो सेकेंड मॉनिटर्ड पॉइंट है वो क्या है? बाय कूलिंग और बाय परफॉर्मिंग वर्क ऑन द सराउंडिंग। तो इस चीज को हम समझने के लिए एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे हमारा, हम लिखेंगे एग्जाम्पल, इफ इंटरनल हीट इज और इंटरनल एनर्जी इज रिलीज्ड। इंटरनल एग्जाम्पल, इंटरनल एनर्जी इज रिलीज्ड, रिलीज हो रही है हमारी फॉर एग्जाम्पल 10 किलो जूल। और जब इंटरनल एनर्जी रिलीज हो रही है 10 किलो जूल, तो हमारा वर्क डन हो रहा है ऑन द सराउंडिंग, और जो वर्क डन हो रहा है हमारा वो 15 किलो जूल वर्क डन ऑन सराउंडिंग्स। तो हमारी टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी रिमूव हो रही है बच्चों? क्योंकि ये एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो -10 और -15, टोटल internal energy is removed from the system is -25 किलो जूल। उसके बाद बच्चों हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स में भी है एज वेल एज इन केमिस्ट्री ऑल्सो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? हमने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में बहुत पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एक्चुअली यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी फर्स्ट के हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब हम इसको डिफरेंट फॉर्म में सेम स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हमारे पास कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम मैंने बताया था जिसमें नाइदर हीट एंटर नाइदर हीट लीव, एडियाबेटिक जो भी प्रोसेस होते हैं हमारे, और आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें सब टोटली एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो वो भी क्या हमारे किसके अंडर आते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या लिख सकते हैं हम डेफिनेशन के फॉर्म में? In an isolated system, energy is constant. कोई भी अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे तो उसका एनर्जी क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। सेकंड, अगर हम बता सकते हैं कि हमारे जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स का जो एनर्जी है वो क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि अगर एक फॉर्म हमारी चेंज हो सकती है दूसरे फॉर्म में, तो उससे एनर्जी भी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो
तो ये हमारा सेकंड हो गया कि एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू भी हम डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और थर्ड नॉर्मली आप लिख सकते हो, एनर्जी कैन बी चेंज्ड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इस डिफरेंट सिंपल वेज हैं किसी भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करने के लिए। बट एग्जाम में क्या आता है कि मैथमेटिकली डिफाइन करिए व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैथमेटिकली क्यों? क्योंकि हमें न्यूमेरिकल इसलिए बहुत जरूरी है और कुछ डेरिवेशंस ऐसे हैं जिसमें हम इसका यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो मैथमेटिकली अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिखते हो तो मैथमेटिकली क्या लिखेंगे हम, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अभी डेल्टा यू क्या है बच्चों? ये चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। हम इसको चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये तो स्टोर्ड एनर्जी है, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पाथ पर, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करती है, नॉट ए पाथ। और क्यू क्या है? हीट है, क्योंकि मैंने बताया था अभी हीट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, क्योंकि हीट भी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। और जो W है बच्चों, हमने ऑलरेडी वर्क डन के बारे में बहुत डिस्कस किया, डेरिवेशंस भी किए रिलेटेड टू वर्क डन। तो मैंने आपको वर्क डन का बताया था कि वर्क डन मिनिमम भी हो सकता है और वर्क डन मैक्सिमम भी हो सकता है। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उस केस में हम देखते हैं कि W के प्लेस पे वी कैन राइट P डेल्टा V। इवन अगर मैक्सिमम वर्क डन हो रहा है तो उस केस में हम W के प्लेस पे लिखते हैं 2.303 nRT log base 10 V2 by V1। तो ये हमारा मैथमेटिकल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। W इज ए वर्क डन। उसके बाद बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो 2 मार्क्स के लिए बोर्ड में है कि इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अब डिफरेंट प्रोसेस में कैसे यूज करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे आता है बच्चों कि डिराइव द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आपको डिराइव करना है किस में? आइसोथर्मल प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में और आइसोबैरिक प्रोसेस में। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि हमें डेरिवेशन करते हुए समझ में आए कि हम क्या डिराइव करने वाले हैं। तो हमारा क्या है क्वेश्चन बच्चों? डिराइव कर रहे हैं या इसको डिड्यूस भी बोलते हैं। डिराइव द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन डिफरेंट प्रोसेस। फर्स्ट हमने क्या किया है? आइसोथर्मल प्रोसेस, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिस बच्चे को ये प्रोसेस के बारे में नहीं पता है तो प्लीज वो थोड़े हमारे पहले की वीडियोस जो टाइप्स ऑफ प्रोसेस पे मैंने स्पेशली बनाई है आप लोगों के लिए, वो जाकर रेफर करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि प्रोसेस क्या है। तो यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस पे हम फर्स्ट लॉ को लगाएंगे। फिर जो सेकंड है हमारा प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस है, हम इसके ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे। और फिर हम आइसोबैरिक के ऊपर लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। और जो हमारा फोर्थ प्रोसेस मैंने आपको बताया था एडियाबैटिक प्रोसेस, उसके ऊपर भी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या चेंजेस आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो बच्चों मैथमेटिकली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है मैंने आपको बताया डेल्टा U इक्वल टू क्या है? Q प्लस W है। बट मैंने आइसोथर्मल के जो प्रोसेस को मैंने पढ़ा है बहुत अच्छे से, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है बच्चों कि डेल्टा T 0 होता है और इंटरनल एनर्जी भी 0 होती है। इट मींस कांस्टेंट होते हैं दोनों, टेम्परेचर एज वेल एज इंटरनल एनर्जी। तो हम क्या करेंगे अभी इसी की वैल्यू को यानी डेल्टा U की वैल्यू को बच्चों हम फर्स्ट लॉ में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो U के प्लेस पे आप 0 लिखेंगे क्योंकि तो कांस्टेंट है। तो हमारा क्या हो गया? Q प्लस W। तो इट मींस कैसे डिराइव कर सकते हो आप? माइनस W इक्वल टू Q। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस में डिफाइन कर रहे हैं तो क्या हो जाता है हमारा? आइसोथर्मल प्रोसेस में वैल्यू क्या आएगी? माइनस W इक्वल टू Q।
ये बच्चों हमारा आइसोथर्मल में यूज हो गया फर्स्ट लॉ का। सेकंड अभी है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। कोरिक लॉ मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि इसको कैसे आप याद रख सकते हैं, सीवी करके कंसेशन वाउचर वर्ड यूज किया था बच्चों। तो सीवी के लिए मैंने बताया था इन आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा वी क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा। तो डेल्टा वी की वैल्यू 0 है। तो अब हम इसको आइसोथर्मल प्रोसेस को, आइसोकोरिक प्रोसेस को हम बच्चों फर्स्ट लॉ में अप्लाई करके देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ एज यूजुअल, डेल्टा यू इक्वल टू क्या है बच्चों, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब आप डेरिवेशन में और इसमें देखो कि यहाँ डेल्टा वी लिखा है और यहाँ कहीं भी मैंने वी नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे वर्क डन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर रही हूं, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी। अगर मैं यहाँ पी डेल्टा वी लिख रही हूं तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, अभी कांस्टेंट हो गई, यानी 0 हो गई। तो जैसे ये वैल्यू 0 हो गई तो क्या हो गया अभी हमारा डेरिवेशन, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू। और ये वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम इसको क्यू वी भी लिख सकते हैं। क्यू वी क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, हीट है हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर बच्चों। तो इसका मतलब आइसोकोरिक का क्या डेरिवेशन हो गया, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू वी। अब बच्चों जो नेक्स्ट है हमारा, हम डिस्कस करेंगे आइसोबैरिक के बारे में। तो बैरिक में मैंने आपको बताया था कि ब्लड प्रेशर का होता है। बैरिक मीन्स ब्लड प्रेशर, थोड़ा कोडिंग के लिए आपको याद करने के लिए इजी बताया था, बीपी के लिए। तो इट मीन्स इन आइसोबैरिक प्रोसेस में मैंने बताया था कि डेल्टा पी की वैल्यू क्या थी, 0 थी। अभी डेल्टा पी कांस्टेंट है। अब हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों फिर से अप्लाई करके देखेंगे कि क्या वैल्यू 0 होगी हमारी। तो उसके लिए हम फिर से लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो बच्चों देखो यहाँ कहीं भी प्रेशर नहीं है तो मुझे वर्क डन की वैल्यू को लिखना पड़ेगा। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, क्यू प्लस पी डेल्टा वी। बट यहाँ डेल्टा पी है बच्चों और वो पी है तो वो वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट प्रेशर है और ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दोनों में डिफरेंस है। तो हमारा जो डेरिवेशन रहेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वो एज इट इज रहेगा इन आइसोबैरिक प्रोसेस में। बच्चों ये एमसीक्यू भी आता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके इक्वल है, कौन से प्रोसेस के इक्वल है, जहां दोनों डेरिवेशन सेम हो जाते हैं। तो आपको क्या चूज करना है बच्चों, आइसोबैरिक प्रोसेस चूज करना है, क्योंकि आइसोबैरिक ही करेक्ट आंसर है। जो बच्चा आइसोकोरिक लिखेगा तो डेफिनेटली उसका रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो जाता है और हमारा यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ चेंज ऑफ प्रेशर है। तो बच्चों आइसोबैरिक में हम इसका डेरिवेशन क्या लिखेंगे, फर्स्ट लॉ सेम रहेगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी, या फिर आप इसको डब्ल्यू भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारा तो सेम ही है, कोई भी चीज तो कांस्टेंट नहीं हुई, कोई भी 0 नहीं हुई। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू हो गया। हमने 3 प्रोसेस में फर्स्ट लॉ को इंट्रोड्यूस किया। अभी एक फोर्थ प्रोसेस बचा है हमारा। फोर्थ प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में बच्चों कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे हम इसको, फर्स्ट लॉ को। एडियाबैटिक प्रोसेस लिखती हूं मैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हमने पहले लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू 0 हो जाता है, क्यू इज कांस्टेंट। मैंने स्पेशली बताया था इसमें नाइदर हीट एंटर नॉर हीट लीव, इसलिए हम इसको डेल्टा भी नहीं लगा सकते हैं, तो इसको मैं डेल्टा क्यू नहीं लिखूंगी। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ में थर्मोडायनेमिक्स एडियाबैटिक को अप्लाई करेंगे हम। तो डेल्टा यू क्या हो गया, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो इट मीन्स बच्चों यहाँ क्यू क्या है हमारा, 0 हो गया, किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर हम फर्स्ट लॉ में उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू। इट मीन्स इंटरनल एनर्जी और वर्क डन ये एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम जब न्यूमेरिकल करेंगे डेरिवेशंस को ध्यान में रखना होता है कि क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, एडियाबैटिक लिखा है, आइसोकोरिक लिखा है, आइसोबैरिक लिखा है, या आइसोथर्मल लिखा है, और हमें फर्स्ट लॉ ऑफ में किस वैल्यू को कांस्टेंट करना है। बच्चों आज हमारा जो रिलेटेड था फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स और उससे रिलेटेड प्रोसेस से जो मैंने इंट्रोड्यूस किया,
इसके बाद जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, वो हमारा एंथैल्पी और चेंज ऑफ एंथैल्पी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल मंजू मैम क्लासेस।